नमस्कार भैया सभी लोगों को। और स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग आई दृष्टि यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं आई दृष्टि का। और क्लास नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज क्लास नंबर 15 करेंगे। और 15 में टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो एक टॉपिक रहेगा ये अपडेटेड एनवायरनमेंट साइंस, और दूसरा टॉपिक रहेगा रक्षा विज्ञान वाला। ठीक है। क्लास नंबर 16 में फिर हम लोग यूपी स्टेट का जो करंट अफेयर्स रहेगा उसको कवर करेंगे, और साथ में संक्षिप्तियाँ भी कर लेंगे। तो ये 12-13 तारीख तक कोशिश रहेगी कि ये पूरा हो जाए। और अभी तो फ़िलहाल डेट भी फिक्स कर दी है कमीशन ने, 7 और 8 तारीख को। तो समय कम है, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ 12 से 13 अगर हो जाएगा हम लोग का ये दृष्टि का करंट अफेयर्स, तो रिवीजन का अच्छा खासा समय मिल जाएगा। मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी रिवाइज कर लीजिएगा। और जब मैं मास्टर वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा सारे वीडियोज़ को जोड़ के, तो मैं सारी इमेजेस भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे थोड़ा सा याद रखने में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक करेंगे हम लोग आईबीसीए यानी इंटरनेशनल विग कैट अलायंस। संस्थापक सदस्य हम लोग हैं ही, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अलायंस को शुरू किया था, है ना। तो ये एक तरीके से इनिशिएटिव भारत के द्वारा था, भारत सरकार के द्वारा था। अब बाकी लोग आएंगे, बाकी सदस्य देश आएंगे, इसमें जुड़ेंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। तो अभी तो शुरुआत है। फिर भी एक औपचारिक रूप से इसका सदस्य तो बनना ही था, तो इसकी घोषणा भी हो चुकी है। भारत औपचारिक रूप से आईबीसीए का सदस्य बना, इस वजह से न्यूज में था। बाकी जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से पूछा जा सकता है कि आईबीसीए में अभी तक यानी सितंबर 2024 तक कितने मेंबर हैं। नंबर में पूछे क्वेश्चन तो आपको 4 लगा देना है। अगर सदस्य मतलब बाय नेम अगर पूछे तो फिर आपके सामने है भारत है, निकारागुआ है, और इस्वातनी है, और सोमालिया है। ये 4 मेंबर आईबीसीए के सदस्य बन चुके हैं। इस्वातनी तो समझ रहे हैं ना भाई, ये अभी नाम बदला हुआ है, किस कंट्री का है कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड का नया नाम है इस्वातनी। कहाँ पे है ये, किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। साउथ अफ्रीका देख रहे हैं ना, उसी के अंदर 2 छोटे छोटे से देश हैं, एक ए भी है। तो ये आईबीसीए के आपको 4 मेंबर याद रखना है। चलिए अब आईबीसीए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2023 में पीएम मोदी ने आईबीसीए को लॉन्च किया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल ये भी पूछा जा सकता है कि आईबीसीए को लॉन्च कब किया गया था? 2023 में, है ना। और हेडक्वार्टर भारत में होगा इसका, अभी कहाँ पे होगा ये नहीं पता। 7 प्रमुख बिग कैट जो हैं, बिग कैट तो समझते हैं ना भाई, टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, लेपर्ड हुआ, पोलर लेपर्ड हुआ, प्यूमा हुआ, जगुआर हुआ, और चीता हुआ। इनका संरक्षण करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनकी सुरक्षा करना है, सेफ्टी करना है। ठीक है, इन्हीं के संरक्षण के लिए इस अलायंस को बनाया गया है। तो ये 7 प्रमुख बिग कैट हो गई। बाकी मेन जो क्वेश्चन था यहाँ पे पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था 4 मेंबर कौन कौन से हैं। हो जाएगा। चलिए दूसरा कीजिए। नए रामसर स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने की संभावना यहाँ से रहती है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल देख लेंगे, उत्तर प्रदेश से कितने हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, और अभी जो रिसेंट में घोषणा हुई है जिनको लिस्ट किया गया है उनको भी देख लेंगे। ठीक है, अभी 2024 की बात करें तो यहाँ पे 2024 में 3 नए वेटलैंड्स को जोड़ा गया। ठीक है, रामसर स्थल कौन होते हैं, क्या होते हैं रामसर स्थल? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स के अपने आप में बहुत बड़े फायदे हैं ना, ये सब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ के रखे होंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी आप लोग इससे परिचित होंगे। तो अभी जो नए जो 2024 में जोड़े गए हैं उनका नाम है, पहले का नाम है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। और तवा जलाशय, तवा पॉन्ड जो है ये मध्य प्रदेश का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा ना, ये 2024 में ऐड किए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, यूपी में कितने हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो आपको तमिलनाडु लगा देना है। 18 हैं। ठीक है, 18 हैं टोटल रामसर साइट जो हो गए हैं सितंबर 2024 तक, ये 85 हैं। ठीक है, ये नंबर 85 आपको याद रखना है। रामसर साइट्स टोटल कितनी है? 85। 85 में 18 तमिलनाडु के पास हैं जो सबसे ज़्यादा हैं किसी भी राज्य में। दूसरे स्थान पर यूपी है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पिछले साल भी 10 ही थे। तो ये आपको 10 याद रखना है, तमिलनाडु का 18 याद रखना है। 18 का मतलब ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और नंबर में आपको उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर भी याद रखना है, और ये 10 जो लिखा है ये भी याद रखना है। भारत में कुल रामसर साइट्स 85। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। यूपी के जो 10 रामसर स्थल हैं इनको देख लीजिए एक बार, वैसे बहुत पुराने फैक्ट हैं, रिवाइज कर लीजिए। ऊपरी गंगा नदी है बुलंदशहर में, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बिजनौर, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली,
पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, सूर सरोवर को कीठम झील भी बोलते हैं, ठीक है, ये आगरा में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव है, इसका भी नाम चेंज हो गया, कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका नया नाम क्या है। और 10वां है सरसई नवर झील, ये इटावा की है। ये 10 रामसर साइट्स यूपी से बिलोंग करती हैं। हो जाएगा। चलिए, और ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 2024 में जो शामिल रामसर साइट्स हैं वो बस 3 ही हैं। नंजराण पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ से क्वेश्चन शुरू ही हुआ था, यहाँ से टॉपिक शुरू ही हुआ था। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय, ठीक है, ये 2024 का है, जनवरी में यहाँ पे इनको लिस्ट किया गया था। हो जाएगा। टोटल समझ लिया, टोटल 85 है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, इसके बाद यूपी में है, यूपी में 10 है, तमिलनाडु में 18 है। और 2024 में कितने जोड़े गए स्थल? 3 जोड़े गए। 3 कौन कौन से हैं? ये 3 है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और ये पुराने फैक्ट हैं, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में रामसर में अपनाया गया था, है ना। थक गए हम लोग पढ़ पढ़ के इसको। 2 फरवरी को इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। 1971 याद रखना। रामसर जो है एक शहर का नाम है, ठीक है, ईरान का शहर है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। 1971 से हम लोग को याद रहता है रामसर साइट। और क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने कब लागू किया, तो 1971 नहीं लगाना है, 1982, ठीक है, 11 साल बाद 1 फरवरी। और डेट भी याद रखना है, डेट के साथ पूछता है। 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था, भारत ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट अगर पूछा जाए तो इसको पेंटानल लगा देना, ठीक है, पेंटानल। ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा। हो जाएगा ना इतना, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। कुछ और यहाँ पे एडिशन में मैं कुछ यहाँ पे ऐड किया हूँ आप लोगों के लिए। ये जो डेटा है ये दृष्टि आईएएस वालों का है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें ऐड भी किया हूँ यहाँ पे दृष्टि के अलावा। दृष्टि का जो पूरा कंटेंट है वो तो पीडीएफ में रहेगा ही, बाकी और भी चीज़ें जो मैं पहले पढ़ाता था, वीकली बेसिस जो वीडियो देता था, तो वहाँ से अगर क्रम में कुछ यहाँ पे मिल जाता है जानकारी। जैसे यहाँ पे रामसर साइट हम लोगों ने देखा, तो रामसर साइट के बारे में ये पुरानी चीज़ें थी, तो उसको भी ऐड कर लिया ताकि कुछ और रिवाइज हो जाए, आपका 2-4 फैक्ट और मिल जाए। संरक्षण के लिए पहल जो इनिशिएटिव हैं वेटलैंड्स के लिए, वो क्या क्या है ग्लोबल लेवल पर? देखिए, पहले विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं, है ना। तो ये एक तो रामसर कन्वेंशन है ही संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी है, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या रखा जाता है? इन्हीं को रखा जाता है। 1990 में मॉन्ट्रिक्स एक शहर का नाम है, स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया था। मॉन्ट्रिक्स में जो शामिल हैं ये केवला देव है और लोकटक लेक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के कौन से रामसर साइट्स हैं? तो केवला देव लगा देना और लोकटक लगा देना। पूछा जाए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किस लिए होता है, तो वेटलैंड आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 रिलीज अभी किया गया है मार्च 2024 में। वायु गुणवत्ता यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। एयर क्वालिटी देख रहे हैं, तो एयर क्वालिटी, एयर में क्या देखा जाता है भाई? पार्टिकुलेट जो मैटर है वो कितना है ना। तो पार्टिकुलेट मैटर एक PM 2.5 पढ़ते हैं, एक PM 10 पढ़ते हैं। ये जो 2.5 है वो 10 है, ये साइज रहता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स के साइज हैं 2.5 माइक्रोग्राम, माइक्रोमीटर। वेट में अगर मेजर करेंगे तो माइक्रोग्राम में मेजर करते हैं। साइज में मीटर, डायमीटर में अगर मेजर करेंगे तो माइक्रोमीटर में यहाँ पे मेजर करेंगे। वैसे यूनिट होती है PM, ये जो पार्टिकुलेट मैटर को मेजर किया जाता है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। 1 मीटर, ये जो मीटर पर मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ? 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने ग्राम पार्टिकुलेट मैटर है। इतने वॉल्यूम में जितना भी एयर का पार्टिकल आपको मिल जाएगा और जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम रहेगा तो वो इसमें ऐड कर लिया जाएगा, तो वो PM 2.5 बन जाता है, ठीक है। PM 2.5 वायु गुणवत्ता आंकड़े पर आधारित है ये जो इंडेक्स बनाया जाता है, सॉरी रिपोर्ट जो बनाई जाती है। भारत में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन WHO के द्वारा जो बताई गई है कॉन्सेंट्रेशन, ये उससे 10 गुनी है। नहीं, भारत में PM 2.5 की स्थिति बहुत गड़बड़ है ना। WHO के PM 2.5 संबंधित दिशा निर्देशों के 10 गुने से भी अधिक है, तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो ये 10 गुना याद रखना है, ठीक। बेगूसराय बिहार के बारे में बताया गया है कि ये 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी PM का मतलब तो हम लोगों ने देख लिया ना, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब धूल के कण, बहुत छोटे साइज के, जिनको सांस भी आप लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और अंदर घुस जाएंगे फेफड़ों में। माइक्रोमीटर आकार के कण जिनको इनहेल किया जा सके, मतलब सांस के द्वारा जो अंदर जा सके।
और ये जो पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं ये सल्फेट्स के कण हो सकते हैं, नाइट्रेट्स के कण हो सकते हैं, अमोनिया के कण हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन भी हो सकता है, और मिनरल डस्ट जो है धूल है ये भी हो सकता है। ठीक है, जिनका साइज उतने से कम रहेगा वो सब आ जाएगा पार्टिकुलेट मैटर में। तो बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। बाकी इस रिपोर्ट में बताया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में कि सबसे पॉल्यूटेड कंट्री जो है वो बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, तीसरे स्थान पर भारत है। अगर सिर्फ भारत के बारे में पूछे कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा लगा देना। पहला पूछे तो बांग्लादेश लगा देना। यहाँ पे PM 2.5 की स्थिति जो है बांग्लादेश में ये है लगभग 80 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और भारत में है ये लगभग 54.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये PM 2.5 की स्थिति है, क्योंकि ये जो इंडेक्स बनाया जाता है, ये रिपोर्ट बनाई जाती है, इसमें सोलली PM 2.5 को ही काउंट किया जाता है, PM 10 को ये नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहर, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी अगर पूछा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार तो नई दिल्ली लगा देना है। नई दिल्ली में देखो यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल PM 2.5 का स्तर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन देखिए 92.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इन सब डेटा को याद नहीं रखना है, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, वो तो बस मैं ऐसे लिखा हूँ कि आप कंपेयर कर ले जाएँ, थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाती है ना समझने में, इस वजह से लिखा हूँ। चलिए भारत में तेंदुओं की स्थिति देख लेते हैं, लेपर्ड की स्थिति देखते हैं। लेपर्ड है ना, पोलर लेपर्ड भी होते हैं, नॉर्मल लेपर्ड भी होते हैं, और ये अपने आप में बड़ा अनोखा जानवर है ना, अनोखा जानवर होता है। रिपोर्ट दी गई है अपनी ही मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और गणना का कार्य करता है ये जो हमारी अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये गणना का काम करती है। घोषणा या फिर रिपोर्ट का पब्लिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। अगर पूछा जाए तेंदुओं की संख्या पूरे भारत में कितनी है, 13,874, इतने ही सिर्फ लेपर्ड हैं पूरे भारत में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तेंदुआ किस राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश लगा देना। टाइगर भी पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो भी मध्य प्रदेश उत्तर होता है। ठीक है, मतलब बिग कैट्स जो हैं वो ज़्यादातर MP में ही हैं ज़्यादा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। 13,874 याद रहेगा, ये लेपर्ड है। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने तेंदुए हैं, 371 तेंदुए हैं। चलिए IUCN ने संरक्षण स्तर जो दिया है ये दिया है नियर थ्रेटेंड की स्थिति में है, ये संकटापन की स्थिति में, मतलब संकटापन की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है लेपर्ड को। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अभी तो लेपर्ड का देख रहे थे, ठीक है, लेपर्ड का देख रहे थे, अब हम लोग पोलर लेपर्ड के बारे में देखेंगे, जो बर्फ़ पर रहते हैं, बर्फ़ पर रहने वाले तेंदुओं का देखेंगे। चलिए स्नो लेपर्ड, पोलर बोल लीजिए, वैसे पोलर मैंने गलत नाम बोल दिया था, पोलर ना बोल के स्नो बोलना चाहिए। ठीक है, स्नो, माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, इनकी भी स्थिति यही बताएगा, यही मिनिस्ट्री बताएगी, और काउंटिंग भी वही करेगा NTCA। और बाकी जो संस्थाएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हैं, वन्य जीवों से जुड़ी हुई हैं, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हैं, जैसे भारतीय वन्यजीव संस्थान है। कहाँ पे है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही साइड में इसलिए लिख देता हूँ ये सब मेंशन करके इंस्टीट्यूट, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवाइज हो जाए कहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरमेंट से, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन कहाँ की है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से 3 क्वेश्चन के यहाँ पर जल्दी से बताइए। नहीं आता है तो गूगल करके बताइए, ठीक है, कमेंट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन गूगल पर जरूर देख लीजिए कि कहाँ पे है सबका हेडक्वार्टर या फिर ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है। ठीक, चलिए तो स्नो लेपर्ड की जो संख्या है वो 718 है। कितनी कम है, बहुत ज़्यादा कम। अभी आपने नॉर्मल लेपर्ड देखा तो अच्छी खासी संख्या हम लोग को देखने को मिली थी। ये संख्या कितनी थी, ये थी 13,874, 13,874। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंपेयर करने, और यहाँ पे देखिए 800, सिर्फ 718। स्नो लेपर्ड की बात करें तो सिर्फ 718 है। चल, क्योंकि बर्फीले स्थान पर रहते हैं तो बर्फ़ तो हर जगह होती नहीं है। अब 718 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जा रहे हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, फिर उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे भी स्नो है वहाँ पे आ जाते होंगे, रहते होंगे वहाँ पे इनका हैबिटाट है। ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पे इनका हैबिटाट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 718। चलिए प्रोटेक्शन लेवल देखिए, प्रोटेक्शन लेवल IUCN ने इसको कहाँ पर रखा है, रेड लिस्ट में, इसको ये वल्नरेबल यानी सुवेद की स्थिति में रखा है। साइट्स ने एनेक्सर 1 में रखा है, और अपना जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में रखा है। तो मतलब संकट की ही स्थिति में है, सुवेद की स्थिति में। शेड्यूल 1 में किनको रखा जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है। साइट्स का एनेक्सर 1 में किसको रखा जाता है, किन स्पीसीज़ को रखा जाता है जो सबसे ज़्यादा खतरे में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किसे घोषित किया गया, डार्क स्काई पार्क, पैंच,
बाघ अभ्यारण्य को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। मैच के बारे में जानते हैं ना, दो राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एरिया, एमपी में और महाराष्ट्र में, बॉर्डर पे है। मैपिंग किए हैं कि नहीं किए हैं, किए ही होंगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नाइट स्काई अभ्यारण्य, ये क्या था, ये डार्क स्काई पार्क था, ये नाइट स्काई अभ्यारण्य है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में। लद्दाख का एक गाँव है हानले गाँव, यहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है। हो जाएगा। तो ये थी पर्यावरण वाली बातें। आप रक्षा विज्ञान देख लेते हैं। ये रक्षा विज्ञान आपको 145 पेज पे मिलेगा आई दृष्टि के। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जोरावर। ये जोरावर क्या है भाई, ये टैंक है। टैंक की खूबी क्या है, ये हल्के टैंक है, बहुत भारी भरकम ये टैंक नहीं है, ठीक है, भारी भरकम टैंक नहीं है, ये भीम की तरह नहीं है। देखिए डीआरडीओ द्वारा भारत के हल्के टैंक यानी इंडियन लाइट टैंक का फायरिंग परीक्षण अभी किया गया है। हल्के टैंक का नाम जोरावर रखा गया, ठीक है, सीख लिया हेडिंग से हम लोगों ने। जोरावर कौन थे, जोरावर ये थे 19th सेंचुरी के डोगरा जनरल हुआ करते थे जोरावर सिंह, इन्हीं के नाम पर इस टैंक का नाम दिया है। सिर्फ 25 टन वजन है इस टैंक का, ठीक है, हो जाएगा ना। सिर्फ इतना ही पूछेगा ये जोरावर क्या है, तो लगा देना ये टैंक है। मिसाइल नहीं लगाना है, ना ही INSS लगाना है, इंडियन नेवल शिप लगाना है। आपको क्या लगाना है, आपको टैंक लगाना है, ठीक। चलिए चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है। मालपे और मुल्की ये है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। सैलो वाटर क्राफ्ट यानी जो उथले पानी में भी चल सकें, ऐसी पनडुब्बी जो उथले पानी में भी चल सकें। पनडुब्बी रोधी और उथले जल में संचालन में सक्षम जो पोत हैं उनके नाम है मालपे और मुल्की। अभी मैं इमेजेस तो नहीं डाल पा रहा हूँ, जब मैं सारी वीडियोस को कंपाइल करूँगा तो वहाँ पे फिर मैं थोड़ा समय देके सारी इमेजेस यहाँ पे सेट करूँगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए अग्नि 4 के बारे में पढ़िए। अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कई वर्षों से, तो इसका भी परीक्षण, ये जो परीक्षण है ये होता ही रहता है ना, टेस्टिंग होती रहती है, तो फिर से सफल परीक्षण हुआ होगा। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है PCS में इन सब मिसाइलों के रिगार्डिंग रेंज ही पूछा जाता है ना, तो हम लोग पढ़े हैं अग्नि 1 की रेंज लगभग 1000 है, अग्नि 2 की लगभग 2000 है, अग्नि 3 की लगभग 3000 है, अग्नि 4 की 4000 है ना, अग्नि 5 की 5000 है, ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन एक अग्नि P भी है ना, अग्नि प्राइम, तो इसकी 6000 मत लगा देना। अग्नि प्राइम जो है ये बड़ी एडवांस मिसाइलें हैं अग्नि सीरीज की, तो प्राइम से हम लोग को इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं आंकना है, रेंज कम ही है, 1000 से 2000 किलोमीटर ही रेंज है, ठीक है, क्योंकि अग्नि प्राइम के बारे में पूछा जाता है तो रेंज ही पूछता है। रेंज कितनी है, 4000 किलोमीटर अग्नि 4 का, और 4000 किलोमीटर में तो कॉन्टिनेंट ही चेंज हो जाता है, इसलिए इनको ICBM बोला जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनको बोलते हैं, इसीलिए एक जगह से दूसरे, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, 4000 किलोमीटर है ना रेंज, कॉन्टिनेंट तो कवर हो ही जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। तो क्वेश्चन देखो कई तरीके से पूछा जा सकता है। समुद्र प्रताप क्या है, ऑप्शन में टैंक दे देगा, है ना, मिसाइल का नाम दे देगा, या फिर सबमरीन का नाम दे देगा, तो आपको क्या लगाना है, और एक ऑप्शन दे देगा यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल वेसल दे देगा, तो ये हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण करने वाला पोत है समुद्र प्रताप, स्वदेशी भी है, हो जाएगा। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, TNT से भी खतरनाक विस्फोटक, ये भाई भारत ने बनाया है, अच्छी बातें हैं, और इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, SABEX-2, ठीक है, SABEX-2। इसको बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, ये जो संस्था है, ये जो लिमिटेड है, ये कंपनी है, नागपुर में स्थित है, इसने बनाया है। SABEX-2 का जो पावर है ये TNT से लगभग 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना से भी ज़्यादा है, ठीक है, 2 गुना से भी ज़्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। SABEX याद रखना, SABEX-2 क्या है। चलिए अभी एक सबमरीन का अभी जला अवतरण हुआ है, तो उसी वजह से यहाँ पे ये मेंशन किया हूँ मैं। अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियाँ देख लेते हैं। अभी रिसेंट में जो जिनका जल अवतरण हुआ है उसका नाम है INS अरिघात, ठीक है, इसका हाल ही में अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसका नाम है INS अरिघात। और पहली पनडुब्बी कौन थी, ये खुद इसी नाम से थी, INS अरिहंत। तो अगर पूछा जाए कि अरिहंत श्रेणी में कितनी पनडुब्बियाँ हैं, तो 2 लगा देना। 2 कौन कौन सी हैं, एक INS अरिघात है और दूसरी INS अरिहंत है, ठीक है, और ये नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बियाँ हैं। चलिए इसको देखिए, लंबी दूरी का ग्लाइड बम, उड़ के जाएगा बम और दाग के चला आएगा, बढ़िया बम है यार ये तो, है ना। लंबी दूरी का लार्ज रेंज ग्लाइडिंग बॉम्ब, इसका नाम रखा गया है इस बॉम्ब का गौरव, ठीक है। हवा से लॉन्च किया जाएगा। हवा से लॉन्च करने का क्या मतलब है कि भाई इसको ऊपर पहले ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर कौन ले जाएगा, फाइटर प्लेन ले जाएगा, यानी ये इंस्टॉल किए जाएंगे फाइटर प्लेन्स में, फिर वहाँ से छोड़ा जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा।
तो अभी सुखोई 30M के फर्स्ट द्वारा इसका परीक्षण भी किया गया, टेस्टिंग भी की गई और ये वायु से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 1000 kg का वजन रहेगा इसका ग्लाइड बम का, हो जाएगा। तो जहाँ तक यहाँ पे उम्मीद है क्वेश्चन पूछे जाने की, तो वो नाम ही पूछेगा। ठीक है, लंबी दूरी का जो ग्लाइडिंग बम है गौरव है, अगर पूछा जाएगा तो। चलिए, ये रुद्रम 1 रुद्रम 2 क्या है भाई, बताइए क्या है? टैंक है या फिर INS है या फिर सबमरीन है या फिर बॉम्ब है या फिर मिसाइल है? क्या है? ये मिसाइल है, स्वदेशी विकसित, इंडिजिनस है। ठीक है, इंडिजिनस डेवलप्ड है, स्वदेशी विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये कीवर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही जानने के लिए पूछेगा, एंटी रेडिएशन मिसाइल। हवा से सतह मार करेगी। हवा से सतह का मतलब है पहले हवा में ले जाना पड़ेगा। तो हवा में कौन ले जाएगा? प्लेन ले जाएगा ना, फाइटर प्लेन होगा वो ले जाएगा, यानी फाइटर प्लेन में इनको इंस्टॉल किया जाएगा, फिर फाइटर प्लेन इनको दागेगा। क्लियर है भाई? रुद्रम 2 का भी अभी परीक्षण हुआ है हाल ही में। तो सिंपल सा बस इतना याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया ही था कि रुद्रम 1 रुद्रम 2 है क्या, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एयर टू सरफेस है। ठीक है, एयर टू सरफेस है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप यानी फर्स्ट बैच किस देश को सौंपी गई है? भैया हमारा कस्टमर कौन है? फिलीपींस पहला कस्टमर बना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, स्पीड देख रहे हैं 2.8 मैक की, हो जाएगा ना भाई? फिलीपींस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अग्नि प्राइम के बारे में देखिए, वैसे इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का ये एडवांस एडिशन है, ये भी हम लोगों ने जाना। मारक क्षमता ये भी जाना, 1000 से 2000 किलोमीटर। रेंज आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है प्राइम को लेके। ठीक है, रेंज इतना ही है, अभी तो शुरुआत हो रही है। ये जो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो ये अग्नि प्राइम को एक तरीके से पहली मिसाइल समझ लीजिए, इसलिए रेंज कम अभी आपको दिख रही है। अब अग्नि प्राइम 1, 2, 3 ऐसे कुछ आएंगे तो फिर रेंज बढ़ती जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक कौन सा है? बम वर्षक तो समझ रहे होंगे ना, इसका नाम है FWD 200B। FWD का मतलब फ्लाइंग बैच डिफेंस 200B। UAV है एक तरीके से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, जाएगा उड़ के। ठीक है, उड़ के जाएगा और बम बरसा के चलाएगा। ड्रोन समझ लीजिए आप। ठीक है, ऐसा ड्रोन जिसमें बम बिल्कुल पूरे से लैस हैं और वो जो भी टारगेट होगा वहाँ पे दाग के चलाएगा, अटैक करके चलाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अगालेगा द्वीप। अगालेगा ये जो आइलैंड है ये कहाँ पे स्थित है? इसके बारे में क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन? क्योंकि भारतीय PM जो हैं हमारे मोदी जी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। इस द्वीप का उद्घाटन नहीं किया है, इस द्वीप पर एक हवाई पट्टी बनी है, तो उस हवाई पट्टी का लाभ हम लोगों को भी मिलेगा और मॉरिशस को भी मिलेगा। तो उसी हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ है इस द्वीप पर। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन देता है मैचिंग वगैरह में। अगालेगा द्वीप कहाँ पे है? ये मॉरिशस में, ध्यान रखना। ठीक है, और मॉरिशस के बारे में एक फैक्ट और है, भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला प्रथम देश मॉरिशस बन गया। ये पहला विदेशी देश है जिसने भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू किया है अपने देश में। जेनरिक ड्रग्स इससे प्रोवाइड होते हैं ना, जेनरिक दवाई, सस्ती दवाई मिल जाती हैं। चलिए प्रोजेक्ट 15B देखिए, सिंपल से पूछेगा प्रोजेक्ट 15B किससे संबंधित है? मिसाइलों से संबंधित है, हेलीकॉप्टर से संबंधित है, पनडुब्बियों से संबंधित है, या फिर युद्धपोतों से संबंधित है? मतलब क्वेश्चन बना देगा तमाम तरीके से। तो ये युद्धपोतों से संबंधित है। ठीक है, युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में। 4 युद्धपोत, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको नाम दिख रहा है INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल, INS सूरत, प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। ये नंबर में आपको 4 याद रखना है। और 4 कौन कौन से हैं? तो ये भी बहुत आसान है। देखो इनके जो भी नाम है ये किसी न किसी शहर के नाम पे है। तो ये जो प्रोजेक्ट 15B है इसमें जो भी INS रहेगा, जो भी युद्धपोत रहेगा, वो शहर के नाम पे होगा। ठीक है, चूँकि 4 ही हैं तो 4 हम लोगों ने देख लिए, विशाखापट्टनम, ये मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत। ठीक है, तो ये शुरुआत के जो 3 हैं इनको तो नौसेना में अभी शामिल किया जा चुका है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है INS सूरत। ये भी आ जाएगा तो इसको भी हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए रिले मिसाइल के बारे में देखिए। रिले मिसाइल क्या है? मिसाइल का जो लॉन्चिंग है, मिसाइल की लॉन्च, ठीक है, बहुत बेसिक है। कहाँ से होता है लॉन्च भाई? यहाँ से होता है ना, अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा से, चांदीपुर। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, रेंज 350 से 500 किलोमीटर है और इसको मोबाइल के द्वारा भी लॉन्च किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रलय, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रलय क्या है? वही जो मैं ऑप्शन हर क्वेश्चन में बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपको मिसाइल मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज आपको बता देना है 350 से 500 किलोमीटर। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आपको स्टेटमेंट में मिलेगा कि इसको मोबाइल से भी लॉन्च किया जाता है। और चौथा, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली है।
ऑप्शन में दे देगा एयर टू सरफेस, कन्फ्यूज हो जाएंगे। एयर टू सरफेस ये मिसाइल नहीं है, इसका मतलब है कि इसको किसी फाइटर प्लेन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस है। पिनाका के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये 60 से 75 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। पृथ्वी मिसाइल की रेंज जो है वो 250 से 350 किलोमीटर है। प्रहार भी एक मिसाइल है, ठीक है, ये सब मिसाइल के नाम लिखे हैं, 150 किलोमीटर की है। प्रगति ये बनाया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, लेकिन बेचने के लिए, ठीक है, व्यापारिक पर्पज के लिए, एक्सपोर्ट वेरिएंट है प्रगति। हो जाएगा ना भाई, ये प्रलय मिसाइल के बारे में पूछेगा तो ठीक है। प्रलय वाली यहाँ पे क्या बात दिख रही है आपको, प्रलय वाली, प्रलय ये दिख रही है प्रलय वाली बात, इसकी रेंज बहुत अच्छी खासी है ना, इतनी रेंज तो पृथ्वी की भी नहीं है, जबकि पृथ्वी तो बहुत भारी भरकम मिसाइल है और इसको मोबाइल से भी लॉन्च किया जा रहा है। चलिए अभी लास्ट टॉपिक है रक्षा विज्ञान का। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं, किस देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, अभ्यास होती है, यही पूछा जाता है ऑप्शन में, मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आई दृष्टि में दिया था वो सीक्वेंस, वो मतलब लाइन से लिखे थे, तो मैंने यहाँ पे कंट्रीज वाइज यहाँ पे कोशिश किया हूँ, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक आध स्लाइड पे कंट्री वाइज दिया हूँ, फिर ऐसी लाइन से लिख दिया हूँ। अमेरिका, भारत का अमेरिका के साथ जो एक्सरसाइज होती हैं, एक तो युद्ध अभ्यास होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, इस स्लाइड में कुछ भी नया है, सब कुछ आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़े आ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा होता ही रहता है। युद्ध अभ्यास ये राजस्थान में आयोजित हुआ। तर्कस पूछ लेगा किस किस देशों के बीच में होता है, भारत और अमेरिका। आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, तो देखो मुझे इस बार पता नहीं ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत अमेरिका के साथ मानवीय सहायता या फिर आपदा राहत वाला जो अभ्यास है वो कौन सा है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, युद्ध अभ्यास, तर्कस, सी डिफेंडर्स, टाइगर ट्राइम्प। तो इसमें आपको ये नहीं पता कि कौन किस बेसिस, मतलब किस ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, तो इनका ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा याद रखें। अगर कठिन क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा पीसीएस, अगर यहाँ से अभ्यास से क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास ये जो है तर्कस, सी डिफेंडर्स और टाइगर ट्राइम्प, इनके देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सब साइड में मैं लिखा हूँ। आतंकवादी विरोधी अभ्यास पूछा अगर भारत और अमेरिका के बीच में, तर्कस लगा देना है। समुद्री सुरक्षा पूछेगा, सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स तो आसान है, ठीक है, सी से आप लगा ले जाएंगे समुद्री सुरक्षा का, ये इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्राइम्प इसका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। चलिए एक और होता है मालाबार, चूंकि मालाबार में जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, यूएसए भी है, ये समुद्री अभ्यास होता है, 4 लोगों का है। इस बार होस्ट जो किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मालाबार के बारे में याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 कंट्रीज़ के बीच में होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। पहले ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था, ऑस्ट्रेलिया बाद में शामिल हुआ है। चलिए जापान के साथ क्या क्या होते हैं, जिमैक्स होता है, जिमैक्स नहीं पूछेगा कभी, क्योंकि जीआई से आप लगा लेंगे जापान और इंडिया, समुद्री अभ्यास। धर्म गार्जियन पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, धर्म गार्जियन पूछा भी है, धर्म गार्जियन ये सैन्य अभ्यास है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाला, कुछ महत्वपूर्ण वाला ऑब्जेक्टिव दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा था मानवीय सहायता, आपदा राहत, आतंकवाद विरोधी अभ्यास, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस इतना सीख लेना कि किस देश के साथ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान। मालाबार चूँकि जापान मालाबार में है इसलिए मालाबार भी लिख दिया, ठीक। चलिए अन्य देशों के साथ जो अभ्यास होते हैं, अज नजा जो है ये ओमान के साथ होता है। मित्र शक्ति कई बार पढ़ते आए हैं, श्रीलंका के साथ होता है। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ होता है। ये आप यहाँ पे पॉज कर लेना वीडियो और अच्छे से रिकॉल करना, खुद से पढ़ना, मेरे डिक्टेशन से यहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं। हरिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के साथ होता है। काजिंद से कजाकिस्तान लगा ले जाएंगे। सूर्यकिरण बहुत पुराना है, नेपाल लगा देंगे, पूछा भी नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर, ये थोड़ा सा नया लग रहा है, अभ्यास अयुत्थाया, ठीक है, अयुत्थाया ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट के नाम से 2-3 है, याद रखना। डेजर्ट नाइट अगर पूछे तो भारत, फ्रांस और यूएई, और सिर्फ डेजर्ट साइक्लोन पूछे तो भारत और यूएई, सिर्फ साइक्लोन पूछे तो भारत और मिस्र। तो देखो यहाँ पे कितना कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजिंग है ये सारे फैक्ट, 2-4 बार पढ़ेंगे सब रटा जाएगा। खंजर से लगा ले जाएंगे किर्गिस्तान, ठीक है। लामिती ये भी कई बार पूछा है, ये पूछा है क्वेश्चन, सेशल्स के साथ होता है। समुद्री लक्ष्मण ये नया अभ्यास है, ध्यान रखना, भारत और मलेशिया। 10 लिख पुराना एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं, 10 लिख उज्बेकिस्तान के साथ होता है। ये एक्सरसाइज थी जो पॉसिबिलिटी रही थी, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, हो जाएगा ना, आसान है, क्योंकि कुछ नया नहीं है। नया तो मुझे लगता है सिर्फ यही पढ़ रहे होंगे, मैं तो मतलब पढ़ा हूँ, ये तो मुझे नया लग रहा है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए नया था। अभ्यास अयोध्या, ठीक है, भारत और थाईलैंड, बाकी सारे पढ़े हुए थे, हो जाएगा ना भाई। तो अरे सॉरी 2 और बचे हैं। मैत्री देख लीजिए, मैत्री भारत और थाईलैंड, और नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। अभी मैत्री से संबंधित कुछ ऐसी पढ़ते हैं ना, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और मैत्री थाईलैंड के साथ।
तो यहाँ पे हम लोगों की क्लास नंबर 15 जो है वो ख़त्म हो गई है। क्लास नंबर 16 में मिलेंगे। यूपी स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहेगा, यानी यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स वाला यूपी स्पेशल और संक्षिप्तियाँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, थैंक यू।